गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग जो है तात्कालिक मान, औसत मान, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर एवं क्वाइल फैक्टर के बारे में जाना था। आज जो है हम RMS वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। RMS वैल्यू तो जैसा कि पिछले क्लास में कल आपने जाना कि RMS वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी है। तो ये क्या होता है कि देखिए, किसी AC सर्किट में जैसा कि आप जान चुके हैं कि आपका वेव नेचर जो है इस प्रकार से चलता है साइनोसोडियल में। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको निगेटिव हाफ वेव बोलते हैं। तो जब हम लोग RMS वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो है हम किसी भी एक को लेंगे, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे या निगेटिव हाफ साइकिल को लेंगे। तो यहाँ जो है हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं। देखिए, तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे तो उसका वेव नेचर आपका इस प्रकार का होगा। इसमें क्या होगा कि ये आपका 0 है, इसके नीचे फिर यहां से दूसरा वेव चलेगी। यहां पे क्या होगा कि ये देखिए इसका कुछ तात्कालिक मान होगा, इस प्रकार से होगा। अब देखिए, मान लिया इसको कि ये जो पूरा टाइम टेकन है, ये हाफ वेव साइकिल को पूरा करने में T टाइम लग रहा है। पूरा वेव साइकिल को पूरा करने में T टाइम लग रहा है। तो ये जो AC वेव है ये N इंटरवल में चलेगा, पहले कम, अधिक, इसके बाद अधिक, इसके बाद मैक्सिमम, फिर पुनः धीरे 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 कम होगा और फिर ये 0 पर जाएगा, 0 से फिर निगेटिव साइकिल की ओर जाएगा। तो इसको जब हम लोग विभाजित करेंगे तो ये टोटल समय जो है इसमें लगता है T टाइम। तो प्रत्येक अंतराल में लगने वाला समय क्या हो जाएगा। अगर इसको हम ये 1 2 3 4 माने और यहाँ पे EMF का मान E1 E2 E3 होगा और करंट का मान क्या होगा I1 I2 I3 इस तरह से होगा। तो इसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा T/N टोटल टाइम, और जितना ये है तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है N ताक्षणिक वैल्यू को दिखा रहा है। तो इसमें प्रत्येक अंतराल में लगने वाला समय T/N हो गया। अब देखिए क्या होता है कि
जब किसी सर्किट में सप्लाई बहती है तो वहां पे हीट जनरेट होता है। क्या होता है कि जब किसी सर्किट में सप्लाई हम लोग देते हैं तो वहां पे हीट जनरेट होता है। तो ये हीट जनरेट कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है H, ये होता है I² RT। इसको हम बड़ी भी दे सकते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब कि किसी सर्किट में हीट जो है उसमें उस सर्किट में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। वो जो सर्किट है, सर्किट का जो प्रतिरोध होगा प्रतिरोध के इक्वल होगा और टाइम के समानुपाती होगा। मतलब जितना लंबे समय तक उस सर्किट में सप्लाई दी जाएगी हीट उतना जनरेट रहेगा। अगर आप एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे कि जब हम लोग कोई तार पे लोड दिए हुए हैं, सप्लाई है और वो वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ज़्यादा देर तक उस वायर पे लोड रहता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वायर हीट कर गया। तो ये हीटिंग उसमें बहने वाली, उस कंडक्टर में, उस सर्किट में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय, जितना अधिक समय तक बहेगा उसके समानुपाती होता है। अब देखिए यहां पे आपका क्या है कि प्रत्येक अंतराल में करंट जो है वो क्या होगा, तो मान लिया जाए यहां पे करंट आपका I1 बह रहा है और ये आपका I2 हो गया और ये I3 हो गया और ये I4 हो गया और ये I5 हो गया, ये I6 हो गया, इसी तरह डॉट 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 सो ऑन, ये हमारा IN हो गया। तो इस तरह से आपका चलेगा। और सर्किट के रेजिस्टेंस को, ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब जहां तक है सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करें, सर्किट के रेजिस्टेंस, तो सर्किट के रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। तब क्या होगा, तो देखिए कल जब हम RMS वैल्यू की बात कर रहे थे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन बिटवीन AC एंड DC। वहां पे क्या था कि कोई एक सर्किट है, उस सर्किट में DC सप्लाई देते हैं। तो DC सप्लाई जब दिए तो उसमें देख लिए कि कितना हीट जनरेट हुआ, उतना ही, मतलब उतना ही हीट जनरेट करने के लिए AC को कितना समय लग रहा है, वही दोनों का कंपैरिजन करके हम लोग RMS वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां पे देखिए ये पहला जो ये वैल्यू है आपका, यहां पे हीट जनरेट होगा, फिर यहां पे हीट जनरेट होगा, फिर यहां पे I3 पे हीट जनरेट होगा, I4 पे होगा, I5 पे होगा और I6 पे डॉट 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 सो ऑन IN पे होगा। तब क्या होगा, उत्पन्न गर्मी या आप कह सकते हैं हीट, उत्पन्न हीट पहले अंतराल में, पहले अंतराल, तो हीट का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, I² RT। तो यहां पे हमारा I क्या है, I1 का स्क्वायर, R तो हमारा R ही रहेगा, तो यहां पे जो टाइम टेकन होगा वो क्या होगा आपका T/N होगा। इसी प्रकार पहले अंतराल में उत्पन्न गर्मी दूसरे अंतराल में, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका I2 इंटू T/N, I2 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार उत्पन्न गर्मी तीसरे अंतराल में,
तीसरे अंतराल में तो देखिए I3 स्क्वायर एंड T/n, इसी तरह डॉट 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 चलेगा सो ऑन, और फिर हमारा क्या होगा कि nवें अंतराल पे तो क्या हो जाएगा In का स्क्वायर इंटू T/n। तो ये आपका हो गया। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कूल हीट T सेकेंड में। तो कूल हीट T सेकेंड में कितना होगा, तो देखिए I स्क्वायर RT, तो ये सभी Tn तो सब में कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे R का R रह जाएगा, T का T रह जाएगा, और N भी सब में हम कॉमन ले सकते हैं तो T/n कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर I3 स्क्वायर डॉट 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 सो वन In का स्क्वायर। अब देखिए ये हीट, टोटल हीट nवें यानी कि T सेकेंड में। अब क्या यहां पर देखेंगे कि यदि प्रारंभिक करेंट I हो, I है, तो T सेकेंड में उत्पन्न हीट या गर्मी तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में इक्वल करेंगे तो देखिए I स्क्वायर RT इज इक्वल टू, ये देखिए R इंटू T/n I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर और I3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन In तक चलेगा आपका, या In नहीं भी देंगे तो डॉट डॉट सो ऑन जितना तक रहेगा आप वहां तक करेंगे। तो अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पे आपका T है, ये T है, तो इसको काट देंगे जब हम लोग R कट जाएगा, T और T कट जाएगा, तो ये आपका निकलेगा I स्क्वायर। तो I स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर और I3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन। अब बटे में ये मल्टीप्लाई है बाहर में, तो ये सबके साथ n रहेगा। अब यहां से अगर यदि आप I को फ्री करते हैं, यहां से अगर यदि आप I को फ्री करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहां देखिए I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर I3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 सो ऑन अपॉन n। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं RMS वैल्यू। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, RMS वैल्यू को निकाल सकते हैं। और कल हमने आपको बताया था यह RMS वैल्यू का इक्वेशन हो गया। RMS वैल्यू की बात करें तो अगर यदि हम लोग करंट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो I मैक्स नहीं IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 I मैक्सिमम।
ये हो गया आपका करंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर यदि हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लें VRMS, तो ये हो जाएगा 0.707 Vmax। और Vmax कहाँ मिलेगा? तो ये जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल होता है इसके मिडिल पॉइंट में, ये आपका हो गया Vmax इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड यहां पे आपका हो गया V मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में Vmax यहां पे मिलेगा। दोनों क्या होंगे? तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है लैग कैसे करता है, क्यों करता है, और किसी कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कैसे करता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है, व्हाई करंट लैग्स बिहाइंड इन इंडक्टिव सर्किट, यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे क्यों रहता है। तो देखिए इंडक्टिव सर्किट किसको कहते हैं? तो आप पहले से जान रहे हैं इंडक्टिव सर्किट जो है मोटर वगैरह जो है जिसमें कि कॉइल की वेंडिंग की जाती है, वो आपका इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी सप्लाई जहां पर हम देते हैं वहां पे वोल्टेज और करंट दोनों को देते हैं, V भी देते हैं और I भी देते हैं। तो जैसे ही इंडक्टिव सर्किट में हम एसी सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा कि सेल्फ इंडक्शन होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वहां पे क्या होगा कि उस कॉइल में, उस इंडक्टिव सर्किट में बहने वाली करंट जो है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो जैसे ही करंट को अपोज करेगा तो करंट कुछ समय के लिए रुक जाएगा और वोल्टेज आगे निकल जाएगा। इसी कंडीशन में किसी इंडक्टिव सर्किट में जब हम लोग इंडक्टिव सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं तो वहां पे आपका करंट जो है वो लैग कर जाता है, और लैगिंग का जो ग्राफ होगा वो आपका इस प्रकार से होगा। तो देखिए लीडिंग और लैगिंग बनाने से पहले हमको ये चीज देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो अगर यदि हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सबसे पहले हमको वोल्टेज बनाना चाहिए। तो देखिए ये हमने वोल्टेज बना दिया। अब यहां पे क्या है कि करंट लैग कर जा रहा है, तो लैग करने का मतलब नीचे आ जा रहा है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए, तो ये जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं करंट, और ये जो रेड आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वोल्टेज। तो आप देखेंगे क्या कि करंट और वोल्टेज में डिफरेंस आ गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। और इसी पे फेज डिफरेंस में अगर यदि उसको हम कॉस के साथ ऐड कर देंगे उसके एंगल को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अब देखिए ये तो हो गई बात इंडक्टिव सर्किट की। इसके बाद आपका होता है कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट जैसा कि आप जानते हैं
कि एक कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, तो वोल्टेज को स्टोर करता है, सप्लाई को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब यहां पे हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो ये होगा क्या कि करंट कोई कुछ नहीं करेगा, करंट तो निकल जाएगी, लेकिन जो वोल्टेज हम दिए हुए हैं वो क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो ये कैपेसिटर जब तक में चार्ज होगा तब तक में क्या होगी कि इसमें बहने वाली जो करंट है, जो आई है, वो आगे निकल जाएगी। यही कारण होता है कि जब किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो तो वो क्या हो जाता है, उसमें करंट लीडिंग हो जाती है। इसका जो ग्राफ होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, ये देखिए। तो इसमें भी हम लोग पहले वोल्टेज को दिखा देते हैं। देखिए हमने वोल्टेज को दिखा दिया। अब यहां पे क्या होगा कि वोल्टेज को रोकेगा, तो इस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, आपका लीडिंग हो जाएगा, तो ये ऊपर चलेगा। तो यहां पे क्या देखेंगे कि ये देखिए V जो है 0 पे है, ये जो पॉइंट है ये आपका 0 है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल के लिए ऊपर और निगेटिव के लिए नीचे। अब यहां पर देखिए क्या है कि जब वोल्टेज 0 है तो ये करंट क्या है, ऊपर है, तो ये किसके लिए हो गया, लीडिंग करंट। ये हो गया आपका लीडिंग करंट। और ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया लैगिंग करंट। यहां पे दोनों जो ग्राफ हमने बनाया है, दोनों ग्राफ में लैगिंग और लीडिंग को हमने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में रखा है। तो देखिए वोल्टेज करंट लैग कर रहा है, यहां पे वोल्टेज करंट लीड कर रहा है। तो लीडिंग करंट किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कैपेसिटिव सर्किट के लिए। और ये किसके लिए, लैगिंग करंट किसके लिए हो जाएगा, ये हो गया आपका इंडक्टिव सर्किट के लिए। इसके बाद आपका आता है पावर फैक्टर को भी हम देख लेते हैं। पावर फैक्टर तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है कि जब एकदम सेम वही बात है जिसके इसके पहले हमने आपको समझाया है कि जब किसी सर्किट में हम एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ नहीं चलता। तो उसमें करंट का आगे चलना या फिर
वोल्टेज का आगे चलना, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, यानी दोनों में जो अंतर है, दोनों के बीच का जो एंगल का अंतर है, उसी को कॉस के साथ जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर को हम लोग जो है अगर हम लोग तो देखिए एसी सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस सर्किट में रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों तरह के लोड हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं और सिंगल लोड भी हो सकता है। तो मान लिया जाए कि उस सर्किट में तीनों लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा कि करंट वोल्टेज साथ चलेगा। इंडक्टिव होगा तो वहां पे करंट क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा। अगर कैपेसिटिव है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका करंट जो है लीड कर जाएगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज नहीं होते, दोनों आउट ऑफ फेज हो जाता है। तो इस आउट ऑफ फेज को हम लोग कोसाइन में नापते हैं। किस में मापते हैं? कोसाइन में मापते हैं, और इसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। अब जहां तक V और I की बात करें तो वोल्टेज और करंट का गुणनफल, वोल्टेज और करंट के गुणनफल से एसी सर्किट में कभी भी वास्तविक पावर नहीं मिलता। वास्तविक पावर नहीं मिलता। तो अगर एसी सर्किट में अगर हमको वास्तविक पावर लेना है तो उसके साथ हमको क्या करना होगा कि वोल्टेज और करंट के साथ कोसाइन और एंगल को जोड़ना होगा। तब ये हमारा क्या होगा कि पावर प्राप्त होगा। ये हो जाएगा आपका वास्तविक पावर। अगर हम लोग वोल्टेज और करंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें एसी में, तो ये जो है इसको हम लोग अवास्तविक पावर या इसी को एपिरेंट पावर कहते हैं। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है वास्तविक पावर बटे अवास्तविक। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर अपॉन एपिरेंट पावर। एपिरेंट पावर। तो एक्टिव पावर क्या हो गया आपका? एक्टिव पावर को हम लोग वाट मीटर की रीडिंग से प्राप्त कर सकते हैं। वाट मीटर की रीडिंग। और अवास्तविक पावर एपरेंट पावर को वोल्टेज इंटू करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो वाट मीटर से जो रीडिंग आएगी वो किस में आएगा? वाट में आएगा। और ये V इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका इसको हम लोग R/Z भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि cos फाई प्राप्त हो जाएगा। इसको जो है इसके लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को भी आप देखिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एसी और डीसी दो तरह की सप्लाई होती है। तो अब देखिए
कि अगर एसी सप्लाई है और डीसी सप्लाई है, तो देखिए डीसी सप्लाई में क्या होता है कि जो वास्तविक पावर होता है वो V इंटू आई होता है, लेकिन अगर एसी के पावर की बात करें तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। अब देखिए ये कॉस फाई क्यों आया, तो उसमें क्या होगा कि करंट का लैग या लीड कर जाना के कारण वोल्टेज और करंट के एंगल में डिफरेंस हो जाता है और इसको हम लोग कोसाइन में मापते हैं और ये क्या हो जाता है, एसी हो जाता है। थोड़ा सा इसके हट के चलते हैं हम लोग। मान लिया जाए कोई तैराकी है, तैराकी को एक तालाब है, ये तालाब और एक नदी है, ये देखिए। तो नदी में क्या होगा कि पानी बहेगी और इसमें कोई तालाब है, तो तालाब में क्या होगा कि पानी रुका हुआ रहेगा। तो अब देखिए जैसे ही कोई तैराकी अगर यदि इस बिंदु से तैरना शुरू करे तो उसे पार होने में कोई भी समस्या नहीं होगी और वो सीधा पार कर सकता है, यहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यदि बहते हुए पानी में किसी तैराकी को यहां से स्ट्रेटली सीधा अगर यदि तैरने के लिए कहा जाए तो वो किसी भी हालत में यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। इसमें क्या होगा कि ये बहता हुआ जल जो है उस मनुष्य पे, उस तैराकी पे धक्का लगाएगी और वो ऐसे आना था, उसको यहाँ पे इस बिंदु पे आना था, इस बिंदु से इस बिंदु पे आना था। लेकिन ये क्या हो जाएगा कि ये जल के बहाव के कारण इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अब देखिए इसको हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, एसी वाले में एंगल बनेगा। तो देखिए अगर किसी में आर, एल और सी तीनों है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आर वाला में, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होगा, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगा हुआ है तो उसमें किसका मान ज़्यादा है। अगर यदि कैपेसिटर का मान ज़्यादा होगा तो लीडिंग को दिखाएगा और अगर यदि इंडक्टर का मान होगा तो वो लैगिंग को दिखाएगा। तो ये आपका हो जाता है, ये जो पावर है ये क्षय हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर। और ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर के रिजल्टेंट से प्राप्त होता है। और ये जो आपका है, ये जो सबसे डायगोनली, जिसको हम लोग अगर यदि इसको त्रिभुज माने तो ये सबसे बड़ी भुजा जो हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे एपिरेंट पावर। एपिरेंट पावर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एंगल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे आर और ये जेड। तो
कॉस फाई बराबर हो जाएगा R अपॉन जेड। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।